अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स ऑफ न्यूट्रिशन। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स न्यूट्रिशन चैप्टर के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं। याद रहे की पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो स्टूडेंट मल्टीपल टाइम बुक्स रीड करने के बाद उन पॉइंट्स को पिक नहीं कर पाते या मल्टीपल टाइम बुक रीड करने के बाद उन पॉइंट्स को पिक तो कर जाते हैं लेकिन वो रिटेन नहीं रख पाते, याद नहीं रख पाते, जिसकी वजह से उनका फाइनल एमडीकेट का जो स्कोर होता है वो काफ़ी कम आता है। तो आज की इस वीडियो में उन तमाम पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट एडवांस हेटेरोट्रॉफ्स, अगर आपसे पूछा जाए हेटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो दूसरों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, तो सबसे मोस्ट एडवांस हेटेरोट्रॉफ जो है वो इंसान को कहा जाता है, क्योंकि इंसान जो होता है वो वेजिटेबल यानी हर्बीवोर्स की तरह भी काम करता है, कार्निवोर्स की तरह भी काम करता है, यानी ये तमाम चीज़ों को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। फिर से तरीके से अब यहाँ इंसानों के दांत के हवाले से तीन टर्म यूज़ होती है, डाइफिडोंट, हेटेरोडोंट और थीकोडोंट। डाइफिडोंट का मतलब है कि इंसानों के पास टू सेट ऑफ टीथ, एक जो होता है वो मिल्क टीथ कहलाते हैं जिसे डेसिडुअस टीथ कहते हैं और दूसरे परमानेंट टीथ कहलाते हैं। तो डाइफिडोंट है दो सेट होते हैं टीथ के, इसीलिए डाइफिडोंट कहलाते हैं। हेटेरोडोंट टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, दांतों की जो शेप और साइज होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इंसानों के दांतों को हेटेरोडोंट भी कहते हैं। थीकोडोंट टीथ आर एम्बेडेड विद इन द गम्स, दांतों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता है, 2/3 हिस्सा जो होता है वो गम्स के अंदर जो है वो मौजूद होता है, इसीलिए इनको कहते हैं थीकोडोंट्स। परमानेंट टीथ की जो तादाद है वो 32 होती है, जिसमें से इंसाइजर जो है वो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ कहलाते हैं, इनकी तादाद जो होती है वो 8 होती है। कैनाइन जो होती है वो पॉइंटेड और टियरिंग टीथ होती है, उनकी तादाद 4 होती है। प्री मोलर्स जो है ये ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं और मोलर भी ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। प्री मोलर की तादाद 8 होती है और मोलर की तादाद 12 होती है। इसी तरीके से ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला आपके पास है, ये याद रखना है, आई बराबर है 2/2, कैनाइन 1/1, प्री मोलर 2/2 और मोलर बराबर है 3/3। अब ये बाकायदा जो है वो डिटेल लेक्चर में आपको बताया गया था कि इंसाइजर जो है वो 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। इसी तरीके से जो वो कैनाइन जो है वो 1 इस तरफ होता है, 1 इस तरफ होता है। प्री मोलर 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है। मोलर जो है वो 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है। तो ये एक जबड़े की बात हो रही है, इस तरह टोटल 2 जबड़े हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 टोटल इस तरह बनते हैं 32 दांत। फिर इसके बाद जो वो पूछा जाता है प्लेक। प्लेक क्या है? इज अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड स्लेवरी मटेरियल। बैक्टीरिया और स्लेवरी सलाइवा का जो मटेरियल होता है इसके मिक्सचर को हम प्लेक कहते हैं। अगर प्लेक के साथ कैल्शियम मिल जाए तो वो कैलकुलस कहलाता है, विच कैन नॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग। ब्रशिंग के जरिए फिर हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल परमानेंटली दांतों पे जमता है। 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड जो है ये 3 पेयर हैं और ये मिलकर कितना सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं? 24 आवर्स के अंदर 1.5 DM³ तक सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। अब ये इसमें एक जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, ये पैरोटिड, एक मिनट स्पेलिंग में इसकी करेक्ट कर लूँ, ये पैरोटिड ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो एट द बेस ऑफ पिना, पिना यानी कान की बेस पर जो ग्लैंड का जो पेयर होता है, एक राइट ईयर पे और एक लेफ्ट पे, वो पैरोटिड है। सबलिंगुअल क्या होता है? एट द बेस ऑफ टंग। सब मैंडिबुलर क्या होता है? एट द बेस ऑफ लोअर जो। ये आपने याद रखना है कौन सा बेस ऑफ जो पे है, कौन सा बेस ऑफ टंग पे, कौन सा बेस ऑफ पिना पे। फिर से तरीके से अगर हम बात करते हैं सलाइवा जो है उसमें 95% जो है वो पानी है, कुछ म्यूकस होता है और उसमें अमाइलेस और लाइसोजाइम नाम, अमाइलेस एंजाइम मौजूद है और लाइसोजाइम मौजूद है। अमाइलेस का काम है स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करना, लाइसोजाइम का काम होता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो हमारे खाने पीने की चीज़ों में होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना। विदाउट द पैलेट, पैलेट जो होता है विच वी कुड आइदर ब्रीथ और स्वेलो द फूड बट नॉट बोथ। पैलेट अगर ना होता तो हम या तो सांस ले सकते या खाना निकल सकते, दोनों काम ना हो सकते। तो ये अल्लाह ताला ने हमें पैलेट दिया है, इसकी मदद से हम सांस भी ले सकते हैं और इसकी मदद से हम खाना भी खा सकते हैं। इपीग्लोटिस वो कौन सा स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो ग्लोटिस में खाने को जाने से रोकता है? तो आपका आंसर होगा इपीग्लोटिस। समथिंग अदर देन गैसेस कम इन बिटवीन द इपीग्लोटिस एंड ग्लोटिस, अ पावरफुल कफ रिफ्लेक्स एक्सपेल्ड इट आउट। आपसे पूछा सकता है पावरफुल कफ रिफ्लेक्स कब आएगा, यानी गैसेस के अलावा कोई भी ऑब्जेक्ट किन 2 चीज़ों के दरमियान आएगा? तो आपका आंसर होगा एमसीक्यू का इपीग्लोटिस और ग्लोटिस के दरमियान। इपीग्लोटिस और ग्लोटिस के दरमियान गैसेस के अलावा कोई भी चीज़ आएगी तो पावरफुल कफ रिफ्लेक्स जो होगा आना शुरू हो जाएगा। एसोफिगस की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और इसका काम होता है कन्वे द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। आपसे 2 सवाल हो सकते हैं, या तो इसकी लंबाई पूछी जा सकती है और पूछा जाता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स और स्टमक के दरमियान फूड को कन्वे करता है, तो भी आंसर होगा इसोफेगस।
फिर इसी तरीके से पेरिस्टल्सिस की हम बात करेंगे, ये प्रोपल्सिव मूवमेंट होती है जीआईटी की, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। अल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, इसमें गट वॉल जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो निज़ाम है उसमें क्या होती है, अल्टरनेट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और रिलैक्सेशन होती है। स्टिमुलस फॉर पेरिस्टल्सिस इज डिस्टेंशन, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा बेसिक स्टिमुलस कौन सा है पेरिस्टल्सिस के लिए, बेसिक स्टिमुलस कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डिस्टेंशन। जैसे ही फूड खाने की वजह से डिस्टेंशन प्रोड्यूस होती है तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। एंटी पेरिस्टल्सिस जो है वो ऑफन अकर मिनट बिफोर वॉमिटिंग, वॉमिटिंग से पहले एंटी पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है वो शुरू होती है। स्टमक परफॉर्म 3 फंक्शन, 3 फंक्शन याद रखने हैं, खाना स्टोर करना, स्टोरेज ऑफ फूड, मैकेनिकल डाइजेशन बाय पेरिस्टल्सिस, पेरिस्टल्सिस के जरिए मैकेनिकल डाइजेशन करता है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम, एंजाइम के जरिए केमिकल डाइजेशन करता है। इसी तरीके से माउथ से खाना जब हम चबा कर आगे जब वो इसोफिगस की तरफ बढ़ता है तो उसे बोलस कहते हैं, और स्टमक से मजीद डाइजेशन होने के बाद जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो वो खाना कहलाता है काइम। तो ये याद रखना है, बोलस कब कहलाएगा, काइम कब कहलाएगा। फिर जो है वो स्टमक के अंदर जो है वो जाइमोजिन सेल जो होते हैं वो पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम रिलीज करते हैं, और ऑक्सीनेटिक सेल जो होते हैं वो डाइल्यूट HCl प्रोड्यूस करते हैं जिसकी pH 1.5 से लेकर 2.5 के दरमियान होती है। तीसरा जो है वो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल होते हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल स्टमक के अंदर होते हैं। इन तीनों की सिक्रीशन को कलेक्टिवली हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो अगर आपसे पूछा जाए गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या है तो आप बोलेंगे पेप्सिनोजिन नाम का एंजाइम है, डाइल्यूट HCl है और म्यूकस मौजूद है, ये तीनों गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, याद रखिएगा ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये पेप्सिन में एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होता है, किसकी मदद से, HCl। तो आपसे पूछा जाएगा पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो आंसर होगा HCl। फूड रिटेन इन द स्टमक फॉर अबाउट 4 आवर्स, खाना जो है वो स्टमक के अंदर 4 घंटे तक रिटेन रहता है। म्यूकस की अगर हम बात करेंगे, लुब्रिकेट्स एंड प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन बाय पेप्सिन। म्यूकस का काम क्या है, ये लुब्रिकेट करता है और स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है सेल्फ डाइजेशन से, वरना पेप्सिन क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, वो स्टमक की वॉल को ही डाइजेस्ट कर जाता है, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है। रेनिन जो एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, प्रोड्यूस इन इन्फेंट, ये इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट का मतलब दूध पीते बच्चों के अंदर क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है, सोल्यूबल मिल्क प्रोटीन जो कि कैसिनोजेन है, रेनिन उसको कन्वर्ट कर देता है इनसोल्यूबल प्रोटीन कैसिन में, और इस कैसिन को फिर बाद में पेप्सिन क्या कर लेता है, डाइजेस्ट करता है। स्टमक प्रोड्यूस अ हार्मोन गैस्ट्रिन, स्टमक से रिलीज होने वाला हार्मोन गैस्ट्रिन है, एक्टिवेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिव करता है ताकि गैस्ट्रिक जूस क्या हो, रिलीज हो। तो आपसे पूछा जाएगा गैस्ट्रिक जूस को कौन स्टिमुलस प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आपका आंसर होगा गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.5 सेंटीमीटर है, जिसकी शुरुआत स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। ड्यूडेनम जो है वो 30 सेंटीमीटर की लंबाई है। इट रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर एंड पेंक्रेटिक जूस। ड्यूडेनम के अंदर 2 सिक्रेशन शामिल होती हैं, एक बाइल और दूसरा पेंक्रेटिक जूस। बाइल आता है लीवर से और पेंक्रेटिक जूस आता है पेंक्रियाज से। अब हम बात करते हैं बाइल की, हम बात करेंगे ये जो 2 सिक्रीशन है, बाइल जो है वो क्या है, येलो इन कलर है, येलो कलर का होता है, बट ऑन एक्सपोजर टू एयर इट चेंजेस टू ग्रीन। एयर से जब एक्सपोज होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसका कलर फिर येलो से क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। बाइल के अंदर बाइल सोल्ट होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका काम होता है यूज इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखिएगा इमल्सिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर क्या करते हैं, तोड़ दिया जाता है। फैट कैन बी डाइजेस्टेड ओनली व्हेन इमल्सिफाइड, फैट तभी डाइजेस्ट हो सकेगी जब उसकी इमल्सिफिकेशन हो चुकी होगी, और ये इमल्सिफिकेशन कौन करते हैं, बाइल सोल्ट करते हैं। बाइल के अंदर दूसरी चीज़ होती है, बाइल पिगमेंट्स होती हैं जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है, और बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो हकीकत क्या है, आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ वोन आउट आरबीसीज इन लीवर। यहाँ हम याद रखिएगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, इसका कोई काम नहीं है, ये इनको बॉडी से बाहर रिमूव होना है। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, फॉर्म बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ब्रेकडाउन होता है, क्यों ब्रेकडाउन होता है, वोन आउट आरबीसीज। आरबीसीज की जिंदगी 120 दिन है, अपनी जिंदगी जब पूरी करते हैं तो वो लीवर और स्प्लीन में जाकर टूटते हैं। तो लीवर के अंदर जाने वाले जो आरबीसीज हैं वो टूटते हैं, तो उनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो टूटता है और वो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, इनकी हमारी बॉडी को कोई खास नीड नहीं है, बॉडी से बाहर इनको रिमूव करना है। बाइल डू नॉट कंटेन एंजाइम, बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता। फिर दूसरी सिक्रीशन बाइल के साथ पेंक्रेटिक जूस ड्यूडेनम में आता है, तो पेंक्रेटिक जूस इज सिक्रेटेड अंडर स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीटिन प्रोड्यूस बाय द ड्यूडेनम। पेंक्रेटिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है, किस हार्मोन की वजह से, सिक्रेटिन नाम का हार्मोन ड्यूडेनम रिलीज करता है, और सिक्रेटिन जो है वो पेंक्रेटिक जूस की सिक्रीशन करवाता है। सिक्रेटिन कैसे प्रोड्यूस होता है, सिक्रेटिन इज प्रोड्यूस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ HCl कैरिड विद काइम। याद रखिएगा सिक्रेटिन जो है वो प्रोड्यूस होता है HCl की वजह से।
काइम था ना, स्टमक से आया था, स्टमक से जैसे ही ड्यूडेनम में आया तो उसमें HCl था, HCl ने क्या किया, सिक्रेटिन प्रोड्यूस किया, सिक्रेटिन ने क्या प्रोड्यूस किया, पैंक्रेटिक जूस जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस किया। अब पैंक्रेटिक जूस जो है, पैंक्रेटिक जूस के अंदर 4 एंजाइम है, याद रखिएगा बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं था, पैंक्रेटिक जूस के अंदर 4 एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीएस है, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजेन। अब ये ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो ट्रिप्सिन में जाकर कन्वर्ट होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और उसके लिए एक हमारे पास जो है वो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेस। एंटेरोकाइनेस नाम का जो हार्मोन है, एंटेरोकाइनेस जो है वो क्या करता है, वो रिलीज होता है, और एंटेरोकाइनेस जो होता है वो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ये एंटेरोकाइनेस कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ड्यूटेनम। कीमोट्रिप्सिन जो होता है वो क्या करता है, कैसीन को जो वो तोड़ देता है इनटू शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड में तोड़ता है। अमाइलेज क्या करता है, कन्वर्ट स्टार्च इन ग्लाइकोजन इनटू माल्टोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, कन्वर्ट इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। याद रखिएगा लाइपेज जो वो इमल्सिफाइड तो उसने बाइल ने कर दिया था ना, अब इमल्सिफाइड वाले फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में तोड़ देता है। डाइजेशन ऑफ फैट इज कंप्लीटेड इन द ड्यूडेनम। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनम के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, तो आपका आंसर होगा फैट, जबकि कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड अभी अगले स्टेप में जाएंगे। जीजीनम की शुरुआत हो गई, 2.4 मीटर्स की लंबाई है। इसमें हमारे पास 4 एंजाइम रिलीज होते हैं, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेस और पेप्टिडेस। फाइनल हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स एंड ट्राई एंड डाई पेप्टिडाइड्स अकर इन जीजीनम। याद रखिएगा फैट की जो डाइजेशन है वो ड्यूडेनम में खत्म हो गई थी, जबकि जीजीनम में जाकर डाइसेक्राइड्स की फाइनल डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट की फाइनल डाइजेशन जीजीनम में खत्म होगी, और प्रोटीन भी फाइनली जो है वो जीजीनम में जाकर जो है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आ जाते हैं आइलियम। आइलियम जो है वो 3.6 मीटर्स की लंबाई है, कंटेन माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई। इसके अंदर जो है वो माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें विलाई कहते हैं, और उसका काम होता है इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलियम के अंदर क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो। मोनोसेक्राइड्स इन अमाइनो एसिड आर एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड कैपिलरीज आइदर बाय डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई थी, मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट हो चुका है, अमाइनो एसिड्स में ये दोनों जो है वो विलाई के जरिए क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड कैपिलरीज में शामिल हो जाते हैं, डिफ्यूजन के जरिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। अब जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। लार्जर डायमीटर्स की 6.5 सेंटीमीटर होती है। इसके 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम जो है वो 18 सेंटीमीटर, सीकम से निकलने वाली 18 सेंटीमीटर ब्लाइंड ट्यूब होती है, अराइज फ्रॉम इट्स लोअर पोर्शन, जिसे हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कोलोन को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। वैसे याद रखिएगा इसमें एक और चौथा पार्ट भी होता है, सिग्मोइड कोलोन, जो इसका जिक्र हमारी बुक के अंदर शामिल नहीं है। तो असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग, इनका काम होता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, वाइटामिन एंड वाटर आर एब्जॉर्ब इन द कोलोन। इसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, वाटर, ये सारे जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं किसमें, कोलोन में। फिर जो है वो तीसरा पार्ट जो होता है वो रेक्टम होता है, जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्टोर रहता है और डिफिकेशन के जरिए बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। फिर यहाँ मेनी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन सिंथेसाइज अमाइनो एसिड्स एंड सम वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन के। बहुत सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि अमाइनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ वाइटामिन, स्पेशली कौन सा वाइटामिन सिंथेसाइज करते हैं, वाइटामिन के। फिर लीवर के हवाले से वैसे तो सेकेंड ईयर में बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन छोटी सी बात करते हैं। लीवर मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है, यानी जहरीली चीज़ों को हार्मफुल चीज़ों को हार्मलेस में कन्वर्ट करता है। स्टोरेज ऑर्गन है, कई चीज़ें स्टोर करता है। स्टोर क्या करता है, स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। प्रोड्यूस सब्सटेंस फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, खून को जमाने के लिए जो सब कुछ सब्सटेंस बनाते हैं जो कि खून को कोगुलेट यानी खून को जमने में क्या करते हैं, मदद देते हैं। फिर आगे फाइनली एनएस के थ्रू जो है वो अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है वो रिलीज हो जाता है। इसके अराउंड 2 स्फिंक्टर है। इंटरनल स्मूथ मसल से बना हुआ स्फिंक्टर होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। आउटर वन स्ट्राइटेड मसल, जो कि स्केलेटल मसल से बना होता है, कंट्रोल बाय वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, जो कि वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। फिर 2 एंजाइम का जिक्र है, एक्सोपेप्टिडेस और एंडोपेप्टिडेस। एक्सोपेप्टिडेस क्या करता है, स्प्लिट ऑफ टर्मिनल अमाइनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन। टर्मिनल अमाइनो एसिड यानी एंड वाले अमाइनो एसिड को स्प्लिट ऑफ करता है। एंडोपेप्टिडेस क्या करता है, ब्रेक बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड विद इन प्रोटीन, बीच वाले जो अमाइनो एसिड होता है उसके बॉन्ड को ब्रेक करता है।
अब आइए हम कुछ डिजीज़ की बात करते हैं, इसमें पूरे पूरे सिनारियो बनकर आ सकते हैं। डायरिया जिसे लूज मोशन कहते हैं, रिजल्ट फ्रॉम रैपिड मूवमेंट ऑफ फीकल मेटल। फीकल मेटल अगर रैपिडली लार्ज इंटेस्टाइन से मूव करेगा तो लूज मोशन हो जाएंगे, और अगर स्लो मूवमेंट करेगा तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी। फिर इसी तरीके से जो वो एंट्राइटिस की बात करेंगे, एंट्राइटिस किसकी वजह से हो सकता है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों की वजह से हो सकता है, और इसी एंट्राइटिस की वजह से डायरिया और लूज मोशन होते हैं। कोलेरा में कॉज डायरिया, कोलेरा विब्रो कोलेरा नाम का जो बैक्टीरिया है जो कोलेरा नाम की बीमारी करता है उसमें डायरिया होता है। साइकोजेनिक डायरिया जो होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है, खौफ परेशानी की वजह से होता है। डायसेंट्री, और डायसेंट्री क्या होता है, डायरिया प्लस ब्लड एंड म्यूकस इन स्टूल। अगर डायरिया है, लूज मोशन है, इसके साथ ब्लड भी आ रहा है और म्यूकस भी आ रहा है, तो उस शख्स को क्या बीमारी है, डायसेंट्री, जो किसकी वजह से हो सकती है, बेसिलाई या अमेबा, एंट अमेबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। फिर से देखिए हमारा बीमारी है पाइल्स, आर ऑल्सो नोन एज हेमरॉइड्स। पाइल्स जो है वो क्या है, इसके हेमरॉइड्स कहते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो पाइल्स की है वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन। अब पाइल्स जो है वो एक्सटर्नल पाइल्स भी हो सकते हैं, याद रखिएगा इसमें जो है वो वॉशरूम वाली साइड से जो वो ब्लड आता है। एक्सटर्नल पाइल्स आर कवर्ड बाय स्किन, स्किन से कवर होते हैं। इंटरनल पाइल्स लाई बीनीथ द एनल म्यूकस मेम्ब्रेन। इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो म्यूकस मेम्ब्रेन के अराउंड क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। डिस्पेप्सिया की बात करेंगे, इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट फॉलोइंग मील। खाना खाने के बाद जो वो क्या हो, इपीगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट यानी मैदे वाली साइड पे आपको क्या होना शुरू हो जाए, जलन घबराहट इस तरह होना शुरू हो जाए। मे बी ड्यू टू पेप्टिक अल्सर। इसकी मोस्ट कॉमन वजह क्या है, पेप्टिक अल्सर, यानी ड्यूडिनम वाले या स्टमोलिक साइड पे क्या हो, अल्सर हो, जख्म हो। अब इसमें क्या होता है, हार्ट बर्न, जलन सी महसूस होगी, फ्लैटुलेंस हवा खारिज होगी, एनोरेक्सिया भूख नहीं लगेगी, नोजिया उल्टी जैसा महसूस होगा, वॉमिटिंग विथ और विदाउट एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा और उसके साथ उल्टी होगी, या बात अगर पेट में दर्द नहीं होता और सिर्फ उल्टियाँ होती हैं, तो ये डिस्पेप्सिया की क्या है, सिम्टम है। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, डैमेज एरिया ऑफ द म्यूकोस एरिया। म्यूकोसा वाला जो हिस्सा था ना जो स्टमक के साइड पे, उसमें किसी एरिया पे अगर डैमेज हो जाए तो वो डैमेज वाला एरिया कहलाता है अल्सर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन स्टमक, स्टमक में होता है। रेयरली अकर इन लोअर एंड ऑफ द इसोफिगस, और कभी कभार जो है वो इसोफिगस का जो लोअर एंड होता है जो कि स्टमक से कनेक्ट होता है उसमें भी हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ ड्यूडिनल पेप्टिक अल्सर, और ड्यूडिनम वाला जो पेप्टिक अल्सर इज स्ट्रॉन्गली हेरिडिटी, खानदानी तौर पर जो है ये हेरिडिटी हिस्ट्री यानी फैमिली हिस्ट्री होती है जिसमें ड्यूडिनल वाला अल्सर होता है। साइकोजेनिक फैक्टर, पेप्टिक अल्सर की वजह साइकोजेनिक फैक्टर, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो लोग ज़्यादा टेंशन और ये लेते हैं उनको जो है वो पेप्टिक अल्सर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम गैस्ट्रोएंट्राइटिस। फूड पॉइजनिंग का दूसरा नाम क्या है, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। ये वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और कभी बाय सम एलर्जी, कुछ एलर्जी वाली चीज़ों की वजह से भी हो सकता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, या दोनों एक साथ होते हैं। विद इन 48 आवर्स ऑफ इट्स कंजप्शन, खाना खाने के 48 आवर्स के अंदर अंदर उल्टी और मोशन आना शुरू हो जाता है, हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग या गैस्ट्रोएंट्राइटिस है। फिर इसी तरीके से सेल्मोनीला की बात करेंगे। सेल्मोनीला स्पीशी आर वेरी कॉमन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। आपसे पूछा जाएगा वो कौन सा बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन कॉज है फूड पॉइजनिंग का, तो आपका आंसर होगा सेल्मोनीला। फिर इसके बाद आ जाता है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन दोनों आती हैं। एक्सट्रीम प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉल्ड क्वाशिकॉर्ड डिजीज रिजल्ट इन एडिमा। याद रखिएगा प्रोटीन की अगर बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो इंसान फूलना शुरू हो जाता है, स्वेल होना शुरू हो जाता है। बच्चों के अंदर ये बीमारी होती है, एडिमा होना शुरू हो जाता है, और उस बीमारी को नाम देते हैं क्वाशिकॉर्ड। फिर इसी तरीके से जो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा यंग गर्ल्स के अंदर होता है जब वो खाना वगैरह बिल्कुल कम खाती हैं जिसकी वजह से वो बहुत कमज़ोर होती हैं, वो एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये जो वो मिडल एज वुमेन के अंदर ये होता है, और अक्सर उसमें क्या होता है वो बहुत ज़्यादा खाना खा रही होती हैं, और ये भी साइकोजेनिक डिसऑर्डर है, उसे हम कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। अब जो वो कुछ बीमारियां हैं जिनका जिक्र है कि वायरस की वजह से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की। वायरस से होने वाली बीमारी, वैसे तो वायरस वाला पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, येलो फीवर, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल, ये सब बीमारियां वायरस से होने वाली हैं। बैक्टीरिया से होने वाली ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कोलेरा, प्लेग, टेटनस और लेप्रोसी, इन तमाम बीमारियों के नाम याद रखने, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया, प्लाज्मोडियम से, ट्राइपेनोसोमियासिस, ट्राइपेनोसोमा से, लेशमेनियासिस, लेशमेनिया नाम के बैक्टीरिया से, और एमेबियासिस, एंटमेबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होता है। ये सारे प्रोटोजोआ हैं। हेलमिंथिक डिजीज की अगर हम बात करेंगे, ये वॉर्म्स की वजह से होती है। टीनियासिस, टीनिया सेजाइनेटा की वजह से होता है। हुकवर्म डिजीज एनसाइक्लोओस्टोमा की वजह से होता है। राउंड वर्म डिजीज जो है वो एस्केरिस की वजह से होता है, और इसे एस्केरेसिस भी कहते हैं। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो है इचिंग अराउंड एनस, इचिंग अराउंड एनस जो है वो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस नाम के वॉर्म्स की वजह से होता है। और फिलेरियासिस जो है वो फिलेरिया नाम के वॉर्म्स की वजह से होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपेरासाइट, एक्टोपेरासाइट वो होते हैं जो बॉडी से बाहर रहकर जो है वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके एग्जाम्पल है मॉस्किटो, लाइस,
बेड बग, फ्लीस, ये चारों जो है वो क्या है, एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ जाकर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो है वो न्यूट्रिशन के चैप्टर से रिलेटेड जो है वो मुकम्मल होती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।